नमस्कार। मैं डॉक्टर गंगा सहाय मीना भारतीय भाषा केंद्र द्वारा जारी इस सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप मुझे सुन पा रहे होंगे। कृपया कमेंट करके बताएं कि आवाज़ ठीक आ रही है। आशा है आप इस कठिन समय में स्वस्थ होंगे, आपके परिवारजन स्वस्थ होंगे। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले संवाद का ये अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, व्याख्यानमाला के संयोजक डॉक्टर सुधीर प्रताप सिंह, डॉक्टर मलखान सिंह, आप सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज़ न केवल भारतीय भाषा केंद्र के विद्यार्थियों के लिए बल्कि दूसरे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी साबित होगी, क्योंकि ये खुले मंच पर है। कृपया कमेंट करके बताएं कि आवाज़ आपको ठीक आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं। और ऐसे कठिन समय में इस व्याख्यान माला का आयोजन ज्ञान क्षेत्र में एक नई पहल के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज का मेरा विषय है आदिवासी साहित्य के क्षेत्र में शोध की संभावनाएं। दलित साहित्य के बाद मित्रों, आप जानते हैं कि आदिवासी साहित्य एक नया फील्ड है। भाषा का अध्ययन करने वालों के लिए, साहित्य का अध्ययन करने वालों के लिए, अनुवाद का अध्ययन करने वालों के लिए, सबके लिए एक नया फील्ड है। और पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बड़ी मात्रा में आदिवासी साहित्य से संबंधित लेखन सामने आया है। काफ़ी विश्वविद्यालयों में शोध हो रहे हैं, गोष्ठियाँ हो रही हैं, और आप कह सकते हैं कि अकादमिक माहौल में जब शोधार्थी या विद्यार्थी कुछ नया तलाशने जाता है तो उसको आदिवासी साहित्य के रूप में एक नई चीज़ दिखाई पड़ती है, और इसलिए विद्यार्थियों में एक आकर्षण भी है। लेकिन इसको लेकर शोध की क्या संभावनाएं, इस दिशा में कम बात हुई है। मैं इसी दिशा में आज अपनी बात रखूंगा। मैं पुनः अपने सेंटर का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर उपलब्ध कराया। आप देखेंगे कि जो 3 क्षेत्र हैं, आदिवासी साहित्य संबंधी शोध, आदिवासी साहित्य संबंधी गोष्ठियां और आदिवासी लेखन, मैं पिछले करीब 1 दशक से इन तीनों क्षेत्रों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इनको देख रहा हूँ कि इसमें क्या गतिविधियाँ आदिवासियों के बारे में हो रही है। और शायद इसीलिए बहुत सारे शोधार्थी मुझसे पूछते रहते हैं कि हमें विषय बताइए, या अगर उनके पास में विषय है तो कि हमारी सिनॉप्सिस बनवाइए। अगर सिनॉप्सिस उनकी बन चुकी है तो सामग्री कहाँ मिलेगी, या इसी तरह किसी न किसी रूप में अपने शोध के लिए वो एक मदद चाहते हैं, एक गाइडेंस चाहते हैं। तो मुझे लगा कि इस दिशा में एक वीडियो के माध्यम से, एक लेक्चर के माध्यम से अपनी बात कहनी चाहिए। आप देखेंगे कि पिछले वर्षों में जो आदिवासी साहित्य संबंधी गोष्ठियाँ और शोध, ये कई सारे अनुशासनों में लगातार देखी गई हैं। हिंदी में आप देखेंगे कि हिंदी में इस तरह की गोष्ठियाँ लगातार हो रही है।
अनुवाद से संबंधित क्षेत्र में इस तरह की गोष्ठियाँ हो रही हैं, शोध हो रहे हैं। अंग्रेजी विभागों में, मैं कई अंग्रेजी विभागों में दिल्ली विश्वविद्यालय में भी गया हूँ, वहाँ पर भी आदिवासी साहित्य के प्रति एक आकर्षण, एक आप कह सकते हैं कि लोगों में एक रुचि देखी गई है। मैं कमेंट्स, अच्छा हाँ, आवाज़ आ रही है, धन्यवाद सर, आपने बताया आवाज़ आ रही है। इसके अलावा जो भारतीय भाषाओं के और साहित्य के विभाग है, मराठी विभाग, बांग्ला विभाग, मलयालम विभाग, तमिल विभाग, इन सब में आदिवासी साहित्य संबंधी शोध और गोष्ठियाँ हो रही हैं। ट्राइबल स्टडीज़ के डिपार्टमेंट, आजकल आप देखेंगे बहुत सारे विश्वविद्यालयों में ट्राइबल स्टडीज़ के डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर भी इस तरह के शोध और गोष्ठियाँ लगातार हो रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा TRI, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर भी इस तरह की गोष्ठियाँ और शोध हो रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट, फिलॉसफी डिपार्टमेंट, उनकी भी आदिवासी साहित्य में रुचि है। मानव संग्रहालय भोपाल पिछले 3 साल से ट्राइबल राइटर्स मीट कर रहा है। इससे और लोगों में आकर्षण पैदा हुआ है कि भाई ये क्या चीज़ है, आदिवासी साहित्य क्या है और इसको समझना चाहिए, इसमें क्या क्या शोध किया जा सकता है। आप देखेंगे साहित्य अकादमी ने भी ट्राइबल राइटर्स मीट किया है और आदिवासी लेखकों को एक मंच पर लेकर आते हैं। जो भोपाल का TLF है और साहित्य अकादमी का ट्राइबल राइटर्स मीट, दोनों में कम से कम 20-20 भाषाओं के लेखक आते हैं। निजी तौर पर भी लोग इस तरह के आयोजन करते रहे हैं। रमणिका फाउंडेशन काफ़ी समय से आदिवासी साहित्य पर इस तरह के आयोजन करता रहा है। झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा जो रांची स्थित है, उसमें इस तरह के आयोजन होते रहे। तो मैं इन सब आयोजनों से चूँकि जुड़ा रहा हूँ और मुझे इनमें सहभागिता का अवसर मिला है, और स्वयं आदिवासी साहित्य नाम की पत्रिका के संपादन की प्रक्रिया में आदिवासी साहित्य पर शोध कर रहे विद्यार्थियों से संवाद का अवसर मिला है। इसलिए उनकी समस्याओं को और उनको जो चुनौतियां आती है शोध के दौरान, उनसे परिचित हूँ। जो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कोई एक विषय चाहते हैं, जो कि भाई हमको एक विषय आप दे दीजिए और उस विषय पर हम रिसर्च कर लें आदिवासी साहित्य के संबंध में। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, इस तरह से विषय किसी को अलर्ट करने के लिए, विषय देने के लिए ना ये लेक्चर है और ना इसका उद्देश्य है और ना यहाँ मैं कोई विषय इस तरह से सीधे देने जा रहा हूँ। और मैं ये मानता हूँ, चूँकि शोध प्रविधि में मेरी रुचि है, तो मैं ये मानता हूँ कि शोध का विषय किसी के द्वारा दिया गया नहीं होना चाहिए। एक क्षेत्र जिसमें आपकी रुचि है, उस क्षेत्र में आपको स्वयं अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के दौरान जब आप पुराने तमाम शोधों को पढ़ेंगे, आप साहित्य को पढ़ेंगे, उसके बाद आपको जो रिसर्च गैप दिखाई पड़ता है, उस क्षेत्र से आप परिचित हैं, आपकी रुचियां उस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, और तब रिसर्च गैप के आधार पर आपको विषय का निर्धारण करना चाहिए। तो इसलिए ये विषय देने के लिए नहीं, लेकिन आदिवासी साहित्य का जो क्षेत्र है वो नया है तमाम अनुशासनों के लिए, चाहे वो साहित्य के विभाग हों, भाषा के विभाग हों, अनुवाद के विभाग हों। और चूँकि इन सभी विभागों में अभी बहुत सारे विश्वविद्यालयों में विषय तय करने का भी वक्त चल रहा है, तो ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे विषय का चुनाव करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या क्या क्षेत्र है, क्या संभावनाएं इसमें हैं, रिसर्च क्या क्या किया जा सकता है। तो आदिवासी साहित्य में रिसर्च की संभावनाओं को तलाशने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है, जैसे किसी भी रिसर्च को करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि उसमें अब तक क्या रिसर्च हुए हैं। तो आदिवासी साहित्य के क्षेत्र में शोध की संभावनाएं तलाशने से पहले ये जान लेना उचित होगा कि अब तक आदिवासी साहित्य के बारे में क्या क्या रिसर्च हुए हैं। आदिवासी साहित्य के बारे में मुख्य तौर पर 2 तरह के थीसिस आपको देखने को मिलते हैं। एक ऐसे थीसिस जिनमें रचनाओं के माध्यम से किन्हीं रचनाओं को चुन करके शोधार्थी आदिवासी समाज की समस्याओं का चित्रण करते हैं कि भाई फला रचनाकार के या ढिमका रचनाकार के
उपन्यासों में या इस राज्य विशेष पर केंद्रित उपन्यासों में, कहानियों में, कविताओं में आदिवासी जीवन की समस्याएं, इस तरह के शोध सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें कि शोधार्थी सामान्य तौर पर उस रचनाकार विशेष की रचनाओं में से आदिवासी जीवन से जुड़े हुए पहलुओं को निकालते हैं और उनका अध्ययन विश्लेषण करते हैं। दूसरा, कुछ प्रवृत्तियों और रचनाकारों पर भी केंद्रित शोध हुए हैं कि भाई ये आदिवासी साहित्य या आदिवासी जीवन की प्रवृत्ति हिंदी साहित्य में जो दिखाई पड़ती है, या किसी रचनाकार विशेष पे, मान लीजिए किसी ने रामदयाल मुंडा को ले लिया या किसी ने संजीव को ले लिया, तो किसी रचनाकार विशेष पे उसकी सभी रचनाओं को एक साथ लेकर के और उस पर शोध की भी प्रवृत्ति देखी गई है। अब ये तो हो गया कि जो चल रहे शोध हैं और उनके विषय हैं। तो अब इसके आधार पे आप देखें कि आप इनको थीसिस को पढ़िए, इनके विषयों को पढ़िए, तो एक चीज़ आपको कॉमन दिखाई देगी कि अभी तक जितने शोध हुए हैं वो मुख्य तौर पर गैर आदिवासी रचनाकारों की रचनाओं पे हुए हैं। उनका जो गैर आदिवासी, खासतौर जैसे महाश्वेता देवी है, अगर मैं नाम लेने की जोखिम उठाऊं तो रणेंद्र हैं, संजीव हैं, राकेश कुमार सिंह हैं, उनकी रचनाओं पे मुख्य तौर पर शोध हुए हैं। उनके उपन्यासों पे खास तौर पे शोध हुए हैं। तो जो भी कोई विद्यार्थी संपर्क में आता है, मैं उससे वो कहता है कि मैं आदिवासी साहित्य पे शोध कर रहा हूँ, आप मेरी मदद करिए। तो मैं पूछता हूँ भाई आदिवासी साहित्य पे आप किस पे शोध कर रहे हो, क्या आपने पढ़ा है? तो आप कह सकते हैं कि 10 में से 8 विद्यार्थी यही बताते हैं कि भाई हम ये जो रचनाकार हैं, इनके जो कि मुख्य तौर पर गैर आदिवासी रचनाकार हैं, उनकी रचनाओं पे, उनके उपन्यासों पे खास तौर पे, कुछ लोग कविताओं पे भी हालांकि करते हैं, कहानियों पे भी करते हैं। बाकी बहुत कम विद्यार्थी हैं जो बहुत सीरियस शोध इस दिशा में कर रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल से आदिवासी साहित्य के क्षेत्र में शोध की संभावनाएं तलाशने से पहले हमको उन संभावनाओं के लिए जो सामग्री उपलब्ध है, यानी आधार सामग्री क्या है, प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं, उन प्राइमरी सोर्सेज का अगर हम अध्ययन करें, उनके बारे में जानें, तो हमको ये सहूलियत होगी कि चूँकि हम उन प्राइमरी सोर्सेज का अध्ययन कर सकेंगे और अध्ययन के बाद में हम उसमें से अपने विषय की तलाश कर सकेंगे, रिसर्च गैप की तलाश कर सकेंगे। तो आदिवासी साहित्य के बारे में जानने के लिए मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि जैसे आदिवासी समाज है, बाहरी समाज से काफ़ी अलग समाज है, भिन्न समाज है, तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, उसके मूल्यों को जानना चाहते हैं, तो आपको बाहरी समाज के प्रतिमानों को आरोपित करके आप उस समाज को नहीं समझ सकते। ठीक इसी प्रकार से अगर आप आदिवासी साहित्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो आदिवासी साहित्य के बारे में जानने के लिए भी साहित्य के जो तय प्रतिमान हैं, आपने पहले से कुछ प्रतिमान निर्धारित किए हुए हैं जिनके माध्यम से आप साहित्य को जानते हैं, साहित्य को अच्छा या बुरा कहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उन प्रतिमानों को कुछ देर के लिए आप छोड़ करके तब आगे बढ़िए, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे और जो आधार सामग्री है, यानी प्राइमरी सोर्सेज है, उसका ठीक से अध्ययन और निर्धारण कर पाएंगे। मैं आपसे कहूँ कि भाई आप साहित्य को कैसे जानते हैं, इस बात को थोड़ी और स्पष्ट कर दूं। मैं आपसे कहूँ कि आपकी पसंदीदा रचना कौन सी है, तो आप जिस भी रचना का नाम बताएं, जो भी रचना आपकी पसंदीदा रचना है, आप उसकी पसंदीदा होने या पसंदीदा से भी पहले उससे परिचय होने की पूरी प्रविधि को समझिए। सामान्य तौर पे आपकी पसंद की रचना किसी बड़ी भाषा में लिखित, प्रकाशित, पुरस्कृत या पाठ्यक्रम में शामिल रचना होगी। यानी आपने उसके साथ में कुछ शर्तें जोड़ दी कि वही रचना अच्छी होगी जो पहली बात लिखित हो। अब अपनी पसंदीदा रचना को इन प्रतिमानों के आधार पर तोल के देख लीजिए, क्या वह रचना इन प्रतिमानों पर खरी उतर रही है कि नहीं। दूसरा, प्रकाशित, प्रिंटेड। तीसरा, किसी पाठ्यक्रम में शायद आपने पढ़ी हो। चौथा,
किसी बड़ी भाषा में, यानी हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, तमिल, मलयालम या दुनिया की और किसी बड़ी भाषा में वो रचना होगी। वो पुरस्कृत हो सकती है, पुरस्कृत किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकती है, प्रशंसित, किसी ने आपको बताया कि अरे कितनी अच्छी रचना है, आपके अध्यापक ने बताया, आपके किसी मित्र ने बताया, किसी भी विद्वान व्यक्ति ने बताया। तो क्या हम ये मान लें कि जो रचना बड़ी भाषा में नहीं है, जो रचना प्रिंटेड नहीं है, जो रचना पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, जो रचना पुरस्कृत नहीं है या प्रशंसित नहीं है, क्या वो सारी रचनाएं खराब हैं? नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने जो प्रतिमान बनाए हुए हैं रचनाओं से परिचय के या रचनाओं को अच्छा और बुरा कहने के, उन प्रतिमानों को कुछ देर के लिए आप छोड़ दीजिए। तब आप आदिवासी साहित्य से संबंधित सामग्री और उससे संबंधित विषय क्षेत्र के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। अब इन प्रतिमानों को, जो तय प्रतिमान है, निर्धारित प्रतिमान, उनको छोड़ने पर हमारे सामने तस्वीर थोड़ी साफ होने लगती है कि आदिवासी साहित्य है क्या, या उसके पास हम कैसे जाएं, उन रचनाओं का अध्ययन कैसे करें या पहचान कैसे करें उससे भी पहले। तो मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं कि क्या आदिवासी साहित्य है क्या नहीं है। जिन रचनाकारों का मैंने नाम लिया वो आदिवासी रचनाकार, आदिवासी साहित्यकार माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे, लेकिन मोटे तौर पर आदिवासी साहित्य संबंधी, उसकी अवधारणा संबंधी बहस से बात निकल करके आती है कि आदिवासी साहित्य की पहली शर्त उसमें आदिवासी दर्शन का होना है। अब आप आदिवासी दर्शन की पड़ताल कैसे करेंगे, आदिवासी दर्शन क्या है, उसकी खोज कैसे करेंगे आप? तो आदिवासी दर्शन की खोज और आदिवासी साहित्य की खोज दोनों समानांतर चलने वाली प्रक्रिया हैं। आपको सबसे पहले मौखिक परंपरा में जाना होगा। अब मैं यहाँ पर चूंकि अनुशासनों की जो सीमाएं हैं विद्वानों द्वारा निर्धारित की हुई, अध्यापकों द्वारा निर्धारित की हुई, चूंकि जो रिसर्चर है, रिसर्चर किसी अनुशासन की सीमा को नहीं मानता। रिसर्चर मतलब, मैं जब शोध के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ तो मैं एक शोधार्थी के लिए बात कर रहा हूँ, सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, जो कोई भी रिसर्च करना चाहता है, क्योंकि डिग्री के लिए भी रिसर्च होता है, डिग्री से इतर भी रिसर्च होता है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको मौखिक परंपरा में जाना होगा, और मौखिक परंपरा चूंकि वहाँ पे आदिवासी दर्शन भी अपने मूल रूप में संरक्षित है, उसका सबसे पहले आपको उससे संबंधित सामग्री का अध्ययन करना होगा। जो मौखिक परंपरा है, जिसको आदिवासी आलोचक या आदिवासी सिद्धांतकार, विद्वान पुरखा साहित्य कहते हैं। पुरखा इसलिए पुरखों ने रचा, वो इसलिए पुरखा साहित्य। मौखिक साहित्य या लोक साहित्य कहने से बचते हैं, क्योंकि लोक साहित्य जो गैर आदिवासी समाज और साहित्य की एक विशेषता है, इसलिए वो पुरखा साहित्य। हम फिलहाल उस डिबेट में भी नहीं जा रहे, हम फिलहाल सिर्फ इस पे केंद्रित करते हैं कि जो मौखिक परंपरा में विद्यमान साहित्य है उसमें क्या क्या अध्ययन सामग्री है, उसमें क्या रिसर्च हो सकता है। तो मौखिक परंपरा में दो तरह का साहित्य मिलता है। दो तरह की सामग्री मिलती है। एक जो पहले से संकलित और प्रकाशित है, इस तरह का साहित्य। दूसरा जिसका संकलन किया जाना है और उसका प्रकाशन किया जाना है या उसका अध्ययन किया जाना है। अब जो पहले से संकलित साहित्य है, उसका अध्ययन करने के लिए भी भाषा का ज्ञान हो तो अच्छा है, उस भाषा विशेष का ज्ञान, क्योंकि अगर वो अनुदित नहीं है, अगर सिर्फ मूल भाषा में संकलित किया गया है तो आपको अध्ययन में दिक्कत होगी, क्योंकि इतनी सारी भाषाएं हैं, निश्चित तौर पे आप सारी भाषाएं नहीं जान सकते। लेकिन जिस भाषा विशेष के साहित्य का आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये उम्मीद की जाती है कि वो भाषा आपको आनी चाहिए। फिर अगर आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो जो मान लीजिए किसी ने पहले से संकलन एक किया हुआ है, कोई संकलन उपलब्ध है और उस संकलन का आप अध्ययन करना चाहते हैं, संकलन का अनुवाद भी उपलब्ध है। कई बार अनुवाद उपलब्ध होता है, कई बार नहीं होता। अनुवाद के क्षेत्र में तो किसी संकलन का, किसी रचना का अनुवाद करना भी एक रिसर्च माना जाता है। लेकिन
आप कल्पना करिए कि पहले से कोई संकलन उपलब्ध है और उसका अनुवाद भी उपलब्ध है, तो उस भाषा को जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उस भाषा की एक आइडियोलॉजी होती है, जो आपकी सोर्स लैंग्वेज है उसकी एक आइडियोलॉजी, उसमें कहने का तरीका है, भाषा का एक मुहावरा है, रचनाकार की एक आइडियोलॉजी है। तो जो टारगेट लैंग्वेज जिसमें आप अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए आप हिंदी में अध्ययन कर रहे हैं, आप अंग्रेजी में अध्ययन कर रहे हैं, तो उस टारगेट लैंग्वेज में एक अलग मुहावरा होगा और चीज़ों को समझने का एक अलग तरीका होगा। तो सोर्स लैंग्वेज को अगर आप जानते हैं, जो आधार भाषा है उसको आप जानते हैं, तो आपको सहूलियत होगी उस रचना के मर्म को समझने में और उसको विश्लेषित करने में, क्योंकि इससे काफ़ी फ़र्क आ जाता है। हम जब दूसरी भाषाओं की रचनाओं का अध्ययन करते हैं तो काफ़ी फ़र्क आ जाता है कि हमारी भाषा के मूल्य अलग हैं, हमारे भाषा में सोचने का तरीका अलग है, हमारी भाषा में कहने का तरीका अलग है। इससे मेरे ख्याल से काफ़ी फ़र्क आता है रचनाओं को समझने में। फिर इसमें जब किसी भाषा के साहित्य का, मान लीजिए उसमें कथाएं हैं, गीत हैं, उनके एकाधिक संकलन मौजूद हैं, एक से अधिक संकलन अगर मौजूद है, तो फिर एक अध्ययन का क्षेत्र ये हो सकता है कि आप उन दोनों संकलनों की तुलना करके देखिए कि उन दोनों संकलनों में से कौन सा संकलन बेहतर हो पाया है। अगर उन संकलनों के अनुवाद मौजूद हैं, कोई एक संकलन है, कोई उस संकलन के एक से अधिक अनुवाद मौजूद है, कोई मौखिक परंपरा में साहित्य है, उसमें उसको संकलित किया जा चुका है और उसको अनुदित भी किया जा चुका है, लेकिन अनुवाद एक से अधिक हैं, तो उन अनुवादों की भी आप तुलना कर सकते हैं। आप कहेंगे कि इसमें नयापन, इसमें बहुत नयापन होता है, क्योंकि जो संकलन करता है उसका प्रभाव उसके संकलन पे होता है, उसके संपादन पे होता है, उसके अनुवाद पे होता है। अनुवाद की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, अनुवादक की एक आइडियोलॉजी होती है, भाषा की एक आइडियोलॉजी होती है, ये सारे तत्व काम कर रहे होते हैं। तो अगर रचना का आप गहन विश्लेषण करना चाहते हैं, किसी मौखिक परंपरा की रचना का जिसको हाल ही में संकलित किया गया, यानी हाल ही से तात्पर्य कि पिछले आदिवासी जो मौखिक परंपरा उसके रचनाओं का पिछले 100-150 सालों में ही ज़्यादातर संकलन तैयार हुए हैं। तो दो संकलनों की तुलना, दो अनुवादों की तुलना या किसी एक संकलन का अध्ययन, ये भी ये आदिवासी साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत ही बुनियादी चीज़ है जिस पर कि बहुत कम विद्यार्थी अध्ययन करना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा कठिन होता है। उस भाषा को जानना या उस भाषा के मर्म को जानना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए लोग इससे बचते हैं, थोड़ा आसान रास्ता चुनते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ही दिलचस्प है और कंपैरेटिवली जो मैं दूसरा क्षेत्र बताने वाला हूँ उसकी तुलना में ये आसान भी है। जो दूसरा क्षेत्र है मौखिक साहित्य के बारे में, वो है कि देश में 500 से अधिक जीवित आदिवासी भाषाएं हैं और उनमें से 100-150 भाषाओं में लगातार नया लिखा जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो मौखिक परंपरा है वो सब भाषाओं में है, उसका अभी तक संकलन नहीं हो पाया है। किसी ने उसका संकलन करके, संपादित करके या प्रकाशित करने का काम नहीं किया है। तो एक रिसर्चर के तौर पर किसी एक भाषा को आप चुन सकते हैं और उस भाषा में, चूँकि हाल ही के अध्ययनों में बात सामने आई है, चाहे वो पर्यावरण संबंधी अध्ययन हो, चाहे वो नृतत्व शास्त्रीय अध्ययन हो, चाहे वो साहित्य के अध्ययन हो, कि आदिवासी ज्ञान परंपरा बाहरी समाज की ज्ञान परंपरा से भिन्न ज्ञान परंपरा है, उसमें काफ़ी अलग चीज़ें हैं, काफ़ी नयापन है। और आदिवासी साहित्य का अध्ययन करते वक्त मैं ये भी आपसे निवेदन करूंगा कि जो पहले से मुक्तिकामी साहित्य की परंपराएं, जैसे स्त्रीवादी साहित्य है या दलित साहित्य है, उसके लिए आपने जो प्रतिमान बनाए हैं, उसके लिए जो आपने निष्कर्ष निकाले हैं, उनको आरोपित ना करें, आप नए सिरे से अध्ययन करें। तो जो संकलन का क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसमें हजारों रिसर्चरों का, हजारों शोधार्थियों का पूरा जीवन भी जा सकता है। आप अगर डिग्री के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो एक भाषा की भी, एक किसी, मान लीजिए आपने गीतों को ले लिया, एक क्षेत्र के गीतों को या कथाओं को ले लिया, इतना आपके लिए काफ़ी है।
फिर उनका क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप उनका संकलन करेंगे। लेकिन जब आप मौखिक साहित्य का संकलन करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं तो उसकी प्रविधियां हैं, इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि उन प्रविधियों को आप पहले समझें कि जिसको आप लोक साहित्य कहते हैं, फोक लिटरेचर कहते हैं, तो फोकलोर का, फोक लिटरेचर का या फोक ट्रेडिशन का अध्ययन करने की प्रविधियां क्या है, उन प्रविधियों को समझें और उसके संकलन में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि जो हमारी भाषा है और हमारे संस्कार हैं वो हमारे संकलन पर हावी हो जाते हैं। हम चीज़ों को किस दृष्टि से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, उसी तरह से हम जब संकलन में कोई चीज़ हमको उससे मिलता जुलता शब्द होता है हम उससे रिप्लेस करना चाहते हैं जो चीज़ हम जानते हैं पहले से। तो इस बात से हमको बचना चाहिए। जैसे इस तरह के संकलन के बारे में आपको बताऊं कि इस तरह के संकलन के बारे में प्रोफेसर अन्विता अब्बी का बहुत बड़ा अध्ययन है आदिवासी भाषाओं के संकलन के बारे में। आदिवासी अंडमान के आदिवासी भाषाओं का प्रोफेसर अन्विता अब्बी ने अध्ययन किया और उन्होंने कई वर्ष तक अध्ययन किया, मेरे ख्याल से 15-20 वर्ष तक उन्होंने लगातार अंडमान की भाषाओं का अध्ययन किया। और प्रोफेसर अन्विता अब्बी अपने अध्ययन में सिर्फ भाषाओं पर केंद्रित रही, तब भी उनको इतना लंबा वक्त लगा। और प्रोफेसर अन्विता अब्बी का एक दूसरा परिचय है कि वो केदारनाथ अग्रवाल जो हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, उनकी बेटी जेएनयू से रिटायर हो चुकी है अभी अपने काम के बाद में, यहाँ पे प्रोफेसर थी भाषा विज्ञान की। तो उनके इस काम के लिए भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया। लेकिन आप उनके इस काम से अनुमान लगाइए कि भाषाओं का अध्ययन करना, उनकी सामग्री का संकलन करना, जैसे उन्होंने शब्दावली का संकलन किया और उसकी एक डिक्शनरी बनाई, उसका फोनेटिकल अध्ययन किया, तो इससे उनका इतना वक्त गया। यानी इसमें शोध की अनंत संभावनाएं हैं, 500 से ज़्यादा भाषाएं हैं और उनमें से ज़्यादातर भाषाओं के संकलन नहीं हुए हैं। इस दिशा में जो शोधार्थी बहुत प्रतिबद्ध हैं उनको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और इस संकलन में आपको संकलन भी करना है, अनुवाद भी करना है और फिर उस अनुवाद का विश्लेषण भी आप कर सकते हैं उन रचनाओं का जो आपने गीत संकलित किए हैं, कथाएं संकलित किए हैं, मुहावरे या लोकोक्तियां संकलित किए हैं, उनका आप अध्ययन विश्लेषण भी कर सकते हैं। साथ में उनका अनुवाद तो आपको करना ही चाहिए। एक ही भाषा में आप सोचेंगे कि ये तो 500 भाषाएं हैं तो 500 शोधार्थी काफ़ी है। एक ही भाषा में एक से अधिक शोधार्थियों की, जितने चाहे शोधार्थी उतने काम कर सकते, क्योंकि एक ही भाषा में इतना समृद्ध साहित्यिक परंपरा है। उस साहित्यिक परंपरा की हमको तलाश करनी है एक शोधार्थी के तौर पर। तो बहुत सारे शोधार्थी एक ही भाषा के बारे में काम कर सकते हैं। जैसे भीली भाषा है, भीली भाषा को लेकर के मैं जानता हूं कि एक कॉलेज में अध्यापक है विक्रम चौधरी, वो कई वर्ष से काम करते हैं। उन्होंने हजारों गीतों का संकलन किया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी और बहुत संभावनाएं बनी हुई है। उसी भीली भाषा में जितेंद्र वसावा काम कर रहे हैं। उसी भीली भाषा में जिनकी मातृभाषा है, बहारू सोनवणे को आप जानते हैं, बहुत बड़े कवि हैं, मूल रूप से उनकी जो मातृभाषा है वो भीली है। तो इसी तरह से गोंडी भाषा है। ये बड़ी बड़ी भाषाओं में जो मुख्य काम हुए हैं, क्योंकि एक अभी हम प्राइमरी सोर्सेज की बात कर रहे हैं, जो प्राइमरी सोर्सेज हमारे पास उपलब्ध हैं ऑलरेडी, तो उनसे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि कैसे हम संकलन करें, कैसे आगे बढ़ाएं। एक नाम मैं आपको बताऊं गोंडी भाषा का, मोतीरावण कंगाली, बहुत बड़ा नाम है। गोंडी के जाने माने विद्वान हैं, उनका बहुत सम्मान है, जो भी गोंडी के बारे में जानते हैं उनके बीच में। तो ऐसे में लेकिन जो मोतीरावण कंगाली का काम है वो अपने आप में ऐसा नहीं पर्याप्त, उसके बाद ख़त्म हो गया, आप काम की संभावनाएं ख़त्म हो गई। मोतीरावण कंगाली का काम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने गोंडी की लिपि विकसित की, उन्होंने गोंडी को नए सिरे से लोगों के सामने लेकर के आए, गोंडी के साहित्य को सामने लेकर के आए। लेकिन उसी गोंडी भाषा में उषा किरण आत्राम काम कर रही हैं, उसी गोंडी भाषा में और तमाम सुनेर सिंह ताराम काम कर चुके हैं। ढेर सारे लोग एक ही भाषा के साहित्य में काम कर सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि
एक भाषा का साहित्य इतना विस्तृत, इतना व्यापक होता है जिसके बारे में हम जानते भी नहीं। तो हमको उन भाषाओं के संकलन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि कोई भाषा है, कोई आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी समुदाय की भाषा है, उसमें सुरेश जगन्नाथम, जो हमने, अगर आपको याद हो, 2013 में जो आदिवासी साहित्य पे गोष्ठी की, वो लेकर के आए। उनके पास गीतों का खजाना है। कोई भाषा के और उसके आसपास की जो दूसरी भाषाएं हैं उनके गीतों का वो कब से संकलन कर रहे हैं, लेकिन वो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि इतने ज़्यादा गीत, इतनी ज़्यादा कथाएं इन भाषाओं में विद्यमान है। खड़िया भाषा के बारे में आप वंदना टेटे को का नाम आप से सब परिचित ही हैं कि वंदना टेटे खड़िया को लेके काम करती है। कुड़ुख में शांति खलखो, हरि ओरांव, और जब मैंने देखा कि शांति कुड़ुख लिटरेरी सोसाइटी बनाई हुई है, उसमें बहुत सारे साहित्यकार काम कर रहे हैं, शोधार्थी काम कर रहे हैं। मुंडारी गीतों पर तो बहुत काम हो चुका। मुंडारी गीतों को पर सबसे बड़ा जो काम है वो फादर हाफमैन का है। ये क्रिश्चियन मिशनरी थे और फादर हाफमैन ने इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका बनाया। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के बहाने उन्होंने 3000 से ऊपर मुंडारी गीतों का संकलन किया। जगदीश त्रिगुणायत ने बांसुरी बज रही है इस नाम से मुंडारी गीतों का संकलन किया। और उन दोनों के संकलनों को आप देखें, दोनों का आप अध्ययन करें। जो मैं कह रहा था कि जो पहले से मौजूद संकलन है, हालांकि फादर हाफमैन ने मुंडारी और अंग्रेजी में ये संकलन किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। जगदीश त्रिगुणायत ने मुंडारी और हिंदी में ये संकलन प्रस्तुत किया, और मुख्य तौर पर उनके जो हिंदी अनुवाद है उसको देखें। वीरभद्र तलवार ने दोनों का अध्ययन किया है, विश्लेषण किया है। आप उन गीतों का अध्ययन देखें तो उसमें जो भाषा और अनुवादक की, संकलनकर्ता की विचारधारा है वो आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। कैसे जो सोर्स लैंग्वेज है उसकी जो भाषा और आइडियोलॉजी है वो टारगेट लैंग्वेज में जाकर के जो लक्ष्य भाषा है, चाहे वो आप हिंदी में अध्ययन कर रहे हैं, अंग्रेजी में अध्ययन कर रहे हैं, उसमें कैसे बदल जाती है, उसका अनुवाद कैसे बदल जाता है। इसी प्रकार से आजकल अगर आप देखें तो उसके बाद में जगदीश त्रिगुणायत के बाद में रामदयाल मुंडा ने मुंडारी भाषा और उसके साहित्य का अध्ययन किया, उसके संकलन भी तैयार किए। आजकल मैं एक शोधार्थी के से मिला, वो जो TRI रांची का, उसमें कई लोग मुंडारी भाषा साहित्य पर अध्ययन कर रहे हैं। इस तरह से खासी, गारो, मिजो, खड़िया, संथाली, भोटिया, इरूला, टोडा, बैगा, कोटा, ये जितनी आदिवासी भाषाएं हैं उन पर हजारों हजार रिसर्चर काम कर सकते हैं। इनमें इतना साहित्य बिखरा हुआ है। आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के बारे में जानते होंगे। वो यूनिवर्सिटी बैगा इलाके में है। बैगा इलाके में होने की वजह से वहाँ के जो रिसर्चर्स हैं, जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके अध्ययन का मुख्य जो केंद्र बिंदु, क्योंकि वहाँ पे आदिवासी साहित्य संबंधी अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाता है। तो बैगा भाषा साहित्य के बारे में IGNTU में काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो ये मौखिक साहित्य का क्षेत्र है ये बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। इसमें काम की अनंत संभावनाएं हैं। आप जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं। और एक शोधार्थी जो अगर आदिवासी साहित्य को, जैसे हम साहित्य की दुनिया को अगर लोकतांत्रिक करना चाहते हैं, व्यापक करना चाहते हैं, आदिवासी साहित्य को आप समझना चाहते हैं, आदिवासी दुनिया को समझना चाहते हैं, तो एक जो सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण काम होगा उस भाषा की सामग्री का संकलन करना। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे समुदाय भी खतरे में हैं और बहुत सारी चीज़ें अब संस्कृतिकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। यानी आदिवासी गैर आदिवासी भाषाओं को सीख रहे हैं और अपनी पुरखा परंपराओं को भूल रहे हैं, उस भाषा को भी भूल रहे हैं। हम जानते हैं कि हम तो एक ही भाषा में, उसी हिंदी को बचपन में, लेकिन उस हिंदी की जो गाँव वाली हिंदी थी और आज जो हिंदी हम बोल रहे हैं, दोनों में काफ़ी परिवर्तन आ चुका। हम काफ़ी शब्दावली को, पुरानी भाषा की काफ़ी शब्दावली को हम भूल चुके। तो आदिवासी भी इस तरह से अपनी भाषाओं को छोड़ करके दूसरी भाषाओं में जा रहे हैं। इस वजह से आप देखें कि उनका साहित्य भी धीरे धीरे विलुप्त होता चला जा रहा है। तो उस साहित्य को संरक्षित करना, उसका अनुवाद करना,
क्योंकि सिर्फ संरक्षित करना काफ़ी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए किसी शोधार्थी की मातृभाषा वही है जिसका वो अध्ययन करना चाहता है, जिसका वो संकलन करना चाहता है या चाहती है, तो वो संकलन तो कर देंगे, लेकिन संकलन पर्याप्त नहीं है, उसका अनुवाद भी होना चाहिए। यानी अनुवाद के क्षेत्र में भी अनंत संभावनाएं, अनुवाद जो आदिवासी साहित्य के अनुवाद, उसके संकलन के साथ साथ अनुवाद और विश्लेषण, और फिर अगर अनुवाद हो चुका है या अनुवाद किया गया है अभी, तो अनुवाद का भी विश्लेषण किया जाता है, दो अनुवादों की तुलना की जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ये तो हुआ आधार सामग्री की दृष्टि से और शोध के क्षेत्र की दृष्टि से सबसे जो प्राइमरी और फोकस्ड एरिया है वो है मौखिक परंपरा के साहित्य का अध्ययन। जो दूसरा मुख्य एरिया है वो है आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य का अध्ययन। अब आपके डिसिप्लिन की बाउंडेशन हो सकती है कि आपके अध्यापक ये कहें कि नहीं हम तो आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य का अध्ययन अपने विभाग में नहीं करने देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अब रिसर्च के स्तर पर डिसिप्लिन्स यानी अनुशासन काफ़ी लिबरल हो जाते हैं, एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं और उसमें अनुशासनों की सीमाएं काफ़ी कुछ ख़त्म हो जाती हैं। आप देखेंगे कि अंग्रेजी के एमए में भी, अंग्रेजी विभाग में और कई सारे विभागों में किसी भी भाषा का, अंग्रेजी में जूठन पे बहुत रिसर्च हुए हैं, और जूठन अंग्रेजी वाली जूठन नहीं, हिंदी वाली जूठन पे, जब अंग्रेजी अनुवाद नहीं हुए थे तब की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह से आदिवासी साहित्य पर भी अंग्रेजी में बहुत रिसर्च होते हैं। किसी भी रीजनल लैंग्वेज की, तथाकथित क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा की कृतियों के भी काफ़ी अध्ययन जैसे अंग्रेजी में हो सकते हैं, तो दूसरे भाषा विभागों में, साहित्य विभागों में हो सकते हैं, और अनुवाद में तो निश्चित तौर पर हो ही सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो सबसे उसकी बेहतरीन अभिव्यक्ति है और सहज अभिव्यक्ति है वो उसकी मातृभाषा में होती है। इसलिए आदिवासी साहित्य के मूल में जिस तरह से मौखिक परंपरा का साहित्य है, उसी तरह से आदिवासी साहित्य के मूल में आदिवासी भाषाओं में लिखित परंपरा का साहित्य भी है। उसको हमको एक प्राइमरी सोर्स के तौर पर, एक महत्वपूर्ण सामग्री के तौर पर लेना चाहिए। अब इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अध्ययन नहीं हुआ या इसमें कोई सामग्री नहीं है। कोई कह सकता है कि आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य को हम कैसे खोजेंगे? बहुत आसान है। आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य की परंपरा भी कम से कम 100 वर्ष पुरानी है। 100 वर्ष पुरानी परंपरा तो मैं जानता हूँ ठीक ढंग से। 1920 में मैनस ओडिया, 1920 के आसपास मैनस ओडिया जो मुंडारी भाषा के रचनाकार है, उनका एक नॉवल आया 5 वॉल्यूम में, 5 भागों में, मतराव कहनी नाम से, यानी मथुरा की कहानी। अब मुंडारी भाषा में, और उसका सिर्फ एक भाग का हिंदी में अनुवाद उपलब्ध है। तो 1920 में मुंडारी में 5 भागों में एक उपन्यास आ सकता है। तो कल्पना कीजिए कि उस वक्त और कितना लिखा जा रहा होगा आदिवासी भाषाओं में, और उसमें से कुछ प्रकाशित है, कुछ प्रकाशित नहीं है। इसी तरह से पूर्वोत्तर की जो भाषाएं हैं, पूर्वोत्तर की कई भाषाओं की लिपियां हैं और कई की लिपियां नहीं है, लेकिन पूर्वोत्तर की भाषाओं में लेखन की परंपरा, बहुत सारी भाषाओं ने रोमन को अपनी लिपि के तौर पर अपना लिया, क्योंकि वहाँ पे ईसाई मिशनरियों का और अंग्रेजी का दखल काफ़ी पहले से है, इसलिए रोमन को, लेकिन उनकी भाषा वही है, यानी खासी, मिजो, गारो या और कोई भाषा, तो उसमें भी लेखन की 100 साल से पुरानी परंपरा है। उसको भी अध्ययन किए जाने की ज़रूरत है, उसका भी अनुवाद किए जाने की ज़रूरत है। इस तरह से मध्य भारत की जो आदिवासी भाषाएं हैं, जैसे गोंडी, कुड़ुक, मुंडारी, संताली, भीली, बिरहोरी, इन तमाम भाषाओं में लेखन की अच्छी खासी परंपरा है। अब लेकिन मेहनत तो लगेगी, आपको उसको संकलित करना है। इसमें भी 3 तरह से आप अध्ययन कर सकते हैं, और ये सामग्री इतनी ज़्यादा है, इसका एक अनुमान मैं आपको अपने एक तजुर्बे से बता सकता हूँ कि अखड़ा के सम्मेलन में, रांची में जब भी सम्मेलन होता है, कम से कम 1 दर्जन किताबों का जो आदिवासी भाषाओं में लिखित होती हैं, छपी हुई किताबें हैं, प्रिंटेड है, आराम से आपको मिल सकती हैं, उनका लोकार्पण होता है हर बार। तो एक जगह से इतनी किताबें लिखी जा रही है, तो तमाम जगहों से कितनी किताबें लिखी जा रही होंगी। आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य का
दो तीन तरह से अध्ययन हो सकता है। एक तो ये कि जो मूल आदिवासी भाषा सीख करके उस साहित्य का आप अध्ययन करें। दूसरा, जो आदिवासी भाषाओं में रचित सामग्री, अगर आपको भाषा आती है पहले से, तो आदिवासी भाषाओं में रचित सामग्री का आप किसी गैर आदिवासी भाषा में अनुवाद करके और उस पर अध्ययन विश्लेषण कर सकते हैं। उसका अनुवाद करना भी अपने आप में एक शोध का क्षेत्र है, क्योंकि बहुत व्यापक सामग्री बिखरी पड़ रही है और ज्ञान परंपरा को अगर समृद्ध करना है तो जैसे हम करते हैं, हम अंग्रेजी से हमने इतना कुछ अनुवाद किया और उसको हम इतनी सहजता से पढ़ते हैं, क्योंकि अब वो हिंदी में उपलब्ध है, उसके उदाहरण देते हैं और वहाँ से हमने बहुत सारे साहित्यिक आंदोलनों के ऊपर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अनुवाद होकर के चीज़ें आई और उससे हम प्रभावित हुए। लेकिन एक तीसरा और आसान रास्ता भी, जो आप कह सकते हैं कि भाई आदिवासी भाषा सीखना या आदिवासी भाषाओं से अनुवाद करना थोड़ा कठिन है, तो आदिवासी भाषाओं में रचित सामग्री के अनुवाद भी उपलब्ध हैं। उन अनुवादों के माध्यम से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँ कि इसके लिए डिसिप्लिन्स को, अनुशासनों को थोड़ा सा लिबरल होना होगा और ये जिद छोड़नी होगी कि भाई हम तो सिर्फ मराठी में लिखे गए साहित्य का ही अध्ययन कराएंगे या हिंदी में लिखे गए साहित्य का ही अध्ययन कराएंगे। और अनुवाद विभाग में तो निश्चित तौर पर हो ही सकता है, लेकिन भाषा और साहित्य के विभागों में भी आराम से जो अनुदित सामग्री है उसका अध्ययन किया जा सकता है। और ऐसे अध्ययन हुए भी हैं, लगातार हो रहे हैं। जब आप अनुदित सामग्री का अध्ययन करेंगे तो चूंकि एक बाध्यता नहीं है, ठीक है, अनुदित सामग्री का आप ठीक है दो रचनाओं की आपस में तुलना कर सकते हैं। जो अनुदित रचनाएं हैं उन अनुदित सामग्री में आप किसी समस्या विशेष का अध्ययन कर सकते हैं कि भाई जैसे आप सामान्य तौर पर अध्ययन करते हैं आदिवासी समाज की समस्याएं, स्त्रियों की समस्याएं, उनके आर्थिक सवाल, उनके सांस्कृतिक सवाल, ये सब अध्ययन हो सकते हैं। लेकिन मूल रूप से जो साहित्य का मर्म है, जो उसका अध्ययन करने के लिए, उसकी बुनियाद को समझने के लिए, उस दर्शन को समझने के लिए बेहतर होगा कि अगर आपको भाषा भी आए। तो अब तक हमने जाना कि आदिवासी साहित्य के क्षेत्र में दो बहुत बड़े क्षेत्र छूटे हुए हैं, अछूते हैं, जिनके बारे में शोध की अनंत संभावनाएं हैं। एक जो मौखिक परंपरा है वो पूरा छूटा हुआ है, उसमें ना के बराबर अध्ययन हुए हैं। दूसरा आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य के अध्ययन की बात है, वो भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। और एक प्रवृत्ति इसमें जो दूसरे क्षेत्र है, इसमें आपको मदद के लिए एक प्रवृत्ति और दिखाई पड़ेगी। आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे रचनाकार, जैसे मैंने कहा कि कोई भी रचनाकार अपनी बेहतरीन अभिव्यक्ति, जो सहज और बेहतर अभिव्यक्ति वो अपनी मातृभाषा में ही कर सकता है। तो बहुत सारे रचनाकारों ने एक नया प्रयोग किया है आदिवासी साहित्य के क्षेत्र में कि वो अपनी मूल भाषा में भी लिखते हैं और साथ में हिंदी या अंग्रेजी या बांग्ला या मराठी या तमिल या मलयालम, किसी बड़ी भाषा में भी उसको साथ में प्रस्तुत करते हैं। जसिंता केरकेट्टा को अगर आप जानते हैं, जसिंता का जो अंगोर नाम से कविता संग्रह है वो तो हिंदी और जर्मन, हिंदी और अंग्रेजी दो तरह से उन्होंने प्रकाशित किया, यानी द्विभाषिक प्रस्तुति भी है। उससे आपको अध्ययन में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि अनुवाद आपको बना बनाया मिल रहा है। या सरिता बड़ायक का जो संग्रह है वो मुंडारी और हिंदी दोनों में, तो इस तरह से दो दो भाषाओं में भी रामदयाल मुंडा की रचनाएं भी मिलती है। निर्मला पुतुल को आप जानते हैं, निर्मला पुतुल मूल रूप से संताली की कवित्री हैं, लेकिन संताली में भी उनकी रचनाएं मिलती हैं, हिंदी में भी उनकी रचनाएं मिलती हैं। तो जब द्विभाषिक प्रस्तुति है तो शोधार्थी के लिए आसानी है कि उसको वो भाषा सीखने की जो बाध्यता है वो आपकी खत्म हो जाएगी और आपके लिए एक सहजता हो जाएगी। दो तीसरा और बहुत बड़ा क्षेत्र है और जो आसान भी है आदिवासी साहित्य पर अध्ययन करने के लिए, वो गैर आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य का अध्ययन। जो गैर आदिवासी भाषाओं में आदिवासी लेखन हो रहा है उसकी भी एक अच्छी खासी परंपरा है। कई लोग कहेंगे कि गैर आदिवासी भाषाओं में कहाँ लिखा है, कितना कम लिखा है। तो जब आदिवासी साहित्य के इतिहास और परंपरा की बात करते हैं उसके लिए भी ये उपयोगी है। गैर आदिवासी भाषाओं में यानी हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम, तमिल, कन्नड़ या बांग्ला,
इन तमाम भाषाओं में भी आदिवासी लेखन की परंपरा अच्छी खासी है और रचनाओं की संख्या अच्छी खासी है। जैसे आप अगर हिंदी की पहली आदिवासी कवियत्री की बात करें तो आपको आश्चर्य होगा कि 1940 तक एक कवित्री है सुशीला सामत, उनके 2 संग्रह 1940 तक प्रकाशित हो चुके थे हिंदी में। अब सोचिए कि 1940 में एक आदिवासी कवित्री हिंदी में लिख रही है, 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन इस दिशा में हिंदी में कोई खास रिसर्च नहीं हुआ है। जो पहली आदिवासी हिंदी कहानीकार हैं एलिस एक्का हिंदी में लिख रही थी। 60 के दशक में हिंदी की तमाम प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छप रही थी। वंदना टेटे ने उनको इकट्ठा करके फिर से राजकमल से प्रकाशित कराया है एलिस एक्का की कहानियां। तो कविताएं 1940 के आसपास से लिखी जा रही हैं, कहानियां 50-60 के आसपास से लिखी जा रही हैं। उसके बाद तो रचनाकारों की पूरी एक लंबी श्रृंखला है जिसमें आप देख सकते हैं कि 1970 के दशक से हिंदी की मैं विशेष तौर पे बात कर रहा हूं क्योंकि जो ज़्यादातर श्रोता हैं वो हिंदी से जुड़े हुए हैं। रामदयाल मुंडा, पीटर पॉल एक्का, रोज केरकेटा, वाल्टर भिंगरा, फ्रांसिस्का कुजूर, हरिराम मीना, 1970 और 80 के दशक से ये तमाम रचनाकार सक्रिय हैं। हालांकि रामदयाल जी और पीटर पॉल एक्का गुजर चुके हैं, बाकी रचनाकार अभी भी सक्रिय हैं, तब से लिख रहे हैं। यानी कितनी सामग्री हिंदी में मौजूद है आदिवासी साहित्य संबंधी, आदिवासी लेखन संबंधी। इस सब को बहुत सारी सामग्री छोटे प्रकाशकों से छपी है, जैसे सत्य भारती या कुछ प्रकाशन है रांची में जिसके पास ISBN नंबर भी नहीं है, वहाँ से भी छपी है। लेकिन जैसे फादर पीटर पॉल एक्का के उपन्यास हैं, वो बेहतरीन अभिव्यक्ति, अगर आदिवासी साहित्य का आपको अध्ययन करना है उपन्यासों में तो आपको पीटर पॉल एक्का के उपन्यास लेने चाहिए। छोटे छोटे उपन्यास है, बहुत आसान है अध्ययन करना। और 70-80 के दशक से लगातार ऐसी सामग्री आपको मिल रही है। 90 के दशक आते आते तो बहुत सारे रचनाकार सक्रिय हो जाते हैं। आप देखें कि निर्मला पुतुल, बहारू सोनबणे, सोनेर सिंह ताराम, शंकर लाल मीना, सावित्री बड़ाइक, वंदना टेटे, महादेव टोपो, तेमसुला आओ तो उससे पहले से लिख रही हैं, ममंग दई, ये सब रचनाकार हिंदी, अंग्रेजी या मराठी, जो गैर आदिवासी भाषाएं, पड़ोस की भाषाएं हैं, जो बड़ी भाषाएं हैं जिनमें प्रकाशन की सुविधा है, जिनका क्षेत्र व्यापक है, उनमें लगातार लिख रहे हैं। इनके सबके संग्रह आ चुके हैं। लेकिन जब किसी शोधार्थी से बात करें जो आदिवासी साहित्य पर काम कर रहा है, 5 रचनाकारों के नाम बताना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इतने रचनाकार हिंदी में लिख रहे हैं। इनमें से ममंग दई और तेमसुलाओ ये अंग्रेजी में लिखती हैं, अपने खासी गारों में लिखती हैं। लेकिन इन सब रचनाकारों के बारे में बहुत कम शोधार्थी जानते हैं। अब आप कहेंगे कि इनकी किताबें दिल्ली में नहीं मिलती, और सच में ऐसा है कि बहुत सारी किताबें दिल्ली में नहीं मिलती। तो रिसर्च का तात्पर्य ये नहीं कि जो आपके सामने एक मौजूद किताब है उस किताब का आपने उसमें से कुछ समस्याएं खोज करके उसका अध्ययन कर लिया। रिसर्च की प्रक्रिया में आपको सामग्री की खोज भी करनी पड़ती है, और ये सारी सामग्री थोड़ी सी मेहनत करने पे आपको मिल जाएगी। कुछ रांची में मिलेगी, कुछ शिलोंग में मिलेगी, कुछ दूसरे किसी गुजरात के किसी हिस्से में मिलेगी, लेकिन सारी सामग्री आपको मिल जाएगी। तो शोध की प्रक्रिया में आपको आदिवासी साहित्य से संबंधित सबसे आसान क्षेत्र है जो गैर आदिवासी भाषाओं में लिखित सामग्री है, जो आदिवासी लेखन है, उसका भी अध्ययन आपको करना चाहिए। और इस दिशा में लगातार मैं देखता हूँ कि बहुत ही दिलचस्प अध्ययन हो रहे हैं। जैसे हाल ही में आदिवासी साहित्य में आप देखेंगे कि आत्मकथा की कोई परंपरा नहीं है। ले दे करके लोबीर सेंद्रा, जो जयपाल सिंह के संस्मरण, उन्होंने किसी को संस्मरण सुनाए, उन्होंने लिखा और संकलित करके तो जीवनी और आत्मकथा के बीच किसी चीज़ एक बन गई है। आत्मशैली में है लेकिन वो किसी और के द्वारा लिखे गए, उनके इस साक्ष्य के आधार पर कि जयपाल सिंह ने उनको ये सारी बातें बताई और खुद लिखवाया। तो अब वो लोबीर सेंद्रा
जो अंग्रेजी में है उसके अलावा आत्मकथा नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन हाल ही में नीलगिरी की पहाड़ियों में रहने वाले इरुला आदिवासियों की एक रचनाकार, जिसके बारे में और कोई ब्यौरा नहीं मिलता इस आत्मकथा के अलावा, उसकी एक आत्मकथा मिली। सीता रत्नमाला एक रचनाकार है और वो भी ब्रिटिश लाइब्रेरी से वो आत्मकथा मिली है। उस आत्मकथा का नाम है बियॉन्ड द जंगल, यानी जंगल से आगे। अश्विनी कुमार पंकज ने इसकी खोज की और मतलब इसके संदर्भ अंग्रेजी के रिसर्चों में मिलते हैं, अंग्रेजी के लेखों में, रिसर्च पेपर्स में सीता रत्नमाला और बियॉन्ड द जंगल का नाम मिलता है। लेकिन इसकी किताब आसानी से मिलना मुश्किल था, तो किसी रिसर्चर ने हेल्प की और उसको खोज निकाला। फिर बाद में मैंने भी इसको खोजा तो ICCR की लाइब्रेरी में मुझे ये किताब मिली। लेकिन इसकी रेयर, क्योंकि ये बाहर से, देश से बाहर से छपी हुई किताब है इसलिए, और आउट ऑफ प्रिंट है, इसलिए मिलना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन इसका उन्होंने अनुवाद किया जंगल से आगे। अब ये भाषाओं के विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध है, अनुवाद के विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध है। और आत्मकथा क्यों नहीं है, आत्मकथा कितनी आत्मकथा है इसमें, आत्मकथा में कहाँ ठहरती है एक विधा के तौर पर ये रचना। तो ये जिस तरह से एक बहुत ही दिलचस्प अध्ययन इसमें हुआ है कि इसको खोजा गया, अनुवाद किया गया। अब बाकी रिसर्चर्स के ऊपर जो यूनिवर्सिटियों में हैं कि वो इस रचना का अध्ययन करें। इस तरह ढेर सारी सामग्री हैं, अनगिनत नाम है रचनाकारों के, रचनाओं के, जिनकी रचनाओं को खोजा जाना बाकी है या खोज लिया गया तो अध्ययन किया जाना बाकी है और उनका विश्लेषण किया जाना बाकी है, उन पर प्रॉपर एक रिसर्च किया जाना बाकी है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस तरह से हमने देखा कि आदिवासी साहित्य के क्षेत्र में 3 बहुत ब्रॉडर एरिया, जो आदिवासी साहित्य की परंपरा के 3 पड़ाव भी आप कह सकते हैं। एक जो मौखिक परंपरा है, उसमें जो मौजूद उपलब्ध संकलन है, उन संकलनों का अध्ययन किया जा सकता है, उनका अनुवाद किया जा सकता है। और जो जिन भाषाओं में संकलन अभी तैयार नहीं किए गए वहाँ पे संकलन तैयार किए जा सकते हैं, उसमें संकलन तैयार करने की संभावनाएं हैं। और एक बहुत बड़ा अछूता क्षेत्र है और मैं समझता हूँ कि ज्ञान साहित्य के लिए बहुत ज़रूरी क्षेत्र है, क्योंकि जो हम कहते हैं कि एक वैकल्पिक ज्ञान परंपरा है, तो वैकल्पिक ज्ञान परंपरा है या नहीं, इसकी पड़ताल करने के लिए और उस ज्ञान को संरक्षित रखने के लिए भी एक रिसर्चर की ये भी जिम्मेदारी है कि ऐसा ज्ञान जिसको लगे कि ये विलुप्त होने के कगार पर है, उसको संरक्षित किया जाना भी जरूरी है। तो मौखिक परंपरा के साहित्य का अध्ययन किया जाना चाहिए और एक बहुत व्यापक क्षेत्र है। दूसरा, आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य है, उसका भी काफ़ी व्यापक क्षेत्र है, उसको भी काफ़ी सामग्री उसमें अनुदित है और जो नहीं अनुदित है उसके अनुवाद की आवश्यकता है। अनुवाद के शोधार्थी खासतौर पर इस पर ध्यान दें। और जिनकी वो मातृभाषाएं हैं, मान लीजिए कोई कुड़ुख बोलने वाला है, क्योंकि हमारे हिंदी में भी कई विद्यार्थी ऐसे आते हैं, अनुवाद में ऐसे कई विद्यार्थी आते हैं जो कुड़ुख जानते हैं, मुंडारी जानते हैं, या गोंडी भाषा जानते हैं, या भीली भाषा जानते हैं। तो वो उन भाषाओं से, जिसकी मातृभाषा है, वो जाहिर सी बात है बेहतर अनुवाद करेगा, उनको अनुवाद प्रस्तुत करने चाहिए। और आदिवासी भाषाओं में रचित सामग्री के जिसके अनुवाद हो चुके हैं, उस सामग्री का भी अध्ययन किए जाने की जरूरत है। और तीसरा, जो गैर आदिवासी भाषाओं में आदिवासी लेखन है वो भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, उसको खोजने की, जैसे अब ये खोजने लगे कोई कि पहली आदिवासी कहानी कौन सी है, तो चूंकि कोई अध्ययन ही नहीं हुआ, किसी ने कोशिश ही नहीं की। पहला आदिवासी नाटक कौन सा है, किसी ने कोशिश नहीं की। तो अब इस पर या किसी ने खोजा है तो उससे पुराना भी मिलने की संभावना है, क्योंकि इस दिशा में अभी पर्याप्त शोध नहीं हुए हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, आपको विषय बताना नहीं। मेरा उद्देश्य है कि आपकी अगर इस क्षेत्र में दिलचस्पी है तो मैं आपको रिसोर्सेज के बारे में बताऊं कि क्या क्या सामग्री है और कौन सी सामग्री संकलित किए जाने की जरूरत है, कौन सी सामग्री पहले से मौजूद है। अब ये तो इस सामग्री का जब आप सामग्री का अध्ययन करेंगे, ये हमारी प्राइमरी सोर्सेज हो गए मुख्य तौर पर, तो आपको अपने आप इसका अध्ययन करते हुए, जो कि एक रिसर्च की सही प्रक्रिया है, सही पद्धति है, अपने आप ऐसे रिसर्च गैप दिखाई देंगे जिन पर आप शोध करना चाहेंगे, जिनको आप सामने लाना चाहेंगे। यानी इस सामग्री के माध्यम से आप ढेर सारे विषय बना सकते हैं अपने लिए, रिसर्च के लिए अपने लिए उपयुक्त विषय का चुनाव कर सकते हैं कि आप किस पर रिसर्च करना चाहते हैं। अब इसी सामग्री से आप आदिवासी साहित्य के इतिहास की और परंपरा की पड़ताल भी कर सकते हैं, उस पर भी कोई शोध नहीं हुआ।
स्वतंत्र रूप से आदिवासी साहित्य का इतिहास ऐसी कोई किताब भी नहीं लिखी गई। कुछ किताबें लिखी गई हैं, जैसे आदिवासी साहित्य परंपरा और प्रयोजन, आदिवासी साहित्य की भूमिका, आदिवासी दर्शन और साहित्य, या बहुत सारी संपादित किताबें भी, आदिवासी साहित्य विमर्श। तो उन सब किताबों के, उन आलेखों के आधार पर, उससे सब सामग्री को इकट्ठा करके आप आदिवासी साहित्य के इतिहास या उसकी कोई खास प्रवृत्ति का अध्ययन कर सकते हैं। आदिवासी साहित्य के जब इतिहास की एक छवि आपके दिमाग में, तस्वीर आपके सामने स्पष्ट होने लगेगी, तो फिर आप अलग अलग विधाओं का और उनकी विशेषताओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। आदिवासी उपन्यासों का क्या इतिहास है, आदिवासी कविताओं का क्या इतिहास है, आदिवासी कविताओं की क्या प्रवृत्तियां हैं, इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरह से चूंकि कई विद्यार्थियों की इसमें दिलचस्पी होती है कि भाई जो मुक्तिकामी साहित्य है या तथाकथित अस्मितावादी साहित्य है, उसकी आपस में तुलना की जाए। जैसे स्त्रीवादी साहित्य आया, दलित साहित्य आया, अब आदिवासी साहित्य। तो आदिवासी साहित्य की किसी रचना का आप किसी स्त्रीवादी रचना से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि आदिवासी स्त्रियां ज़्यादा आज़ाद हैं, ज़्यादा स्वतंत्र हैं। तो जो स्त्री मुक्ति का स्वप्न गैर आदिवासी स्त्रियों की रचनाओं में है और आदिवासी स्त्रियों की रचनाओं में, दोनों में किस प्रकार से समान या भिन्न है, उनकी तुलना आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से दलित साहित्य से आप तुलना कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बहुत जगह पर आदिवासी साहित्य को दलित साहित्य के एक हिस्से के तौर पर ही मान लिया जाता है कि भाई दलित साहित्य से जुड़ी हुई कुछ रचनाएं, आदिवासी साहित्य से जुड़ी हुई कुछ रचनाएं दलित साहित्य के पेपर में शामिल कर लेते हैं। तो दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य क्या एक है? जैसा आपने बातचीत से सुना होगा, दोनों काफ़ी अलग हैं। तो अब अलग हैं तो वो पार्थक्य क्या है? दलित साहित्य में आत्मकथाएं इतनी ज़्यादा है, आदिवासी साहित्य में आत्मकथाएं नहीं है, क्यों? फिर आदिवासी साहित्य के मुख्य सवाल क्या है? क्या विस्थापन का सवाल दलित साहित्य का एक मुख्य सवाल है, जो कि आदिवासी साहित्य का एक मुख्य सवाल है? भाषाओं और संस्कृति को बचाने का सवाल क्या दलित साहित्य का मुख्य सवाल है? तो बिंदुओं के आधार पर, समस्याओं के आधार पर, प्रवृत्तियों के आधार पर आप इस मुक्तिकामी साहित्य की जो अलग अलग धाराएं हैं उनका भी, या अलग अलग साहित्यिक आंदोलन हैं उनका आपस में अध्ययन कर सकते हैं। आप इसमें जो दूसरी भाषाओं की सामग्री, मान लीजिए मराठी की आत्मकथाएं हैं जो अनुदित होकर के, तो अनुवाद की दृष्टि से भी आप ये अध्ययन कर सकते हैं। आप दो रचनाकारों का, दो रचनाओं का या दो से दो अधिक रचनाओं का, मूल रचनाओं का, अनुदित रचनाओं का, इन सब का भी अध्ययन किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखें कि जो आदिवासी वैचार की है, जो थ्योरी निर्माण की प्रक्रिया है, सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया, सैद्धांतिकी, उस दिशा में अभी लगभग नहीं काम हुआ है। अब आदिवासी साहित्य की वैचार की क्या है? जैसे दलित साहित्य की वैचार के लोग कहते हैं कि भाई दलित साहित्य की विचारधारा अम्बेडकरवाद है। तो क्या कोई बता सकता है आदिवासी साहित्य की विचारधारा क्या है? निश्चित तौर पे आदिवासी साहित्य का जो मूल है वो आदिवासी दर्शन है, लेकिन आदिवासी दर्शन को समझने के लिए आप किन सिद्धांतकारों की मदद लेंगे? आप पुरखा गीतों का, कथाओं का अध्ययन करेंगे, लेकिन कुछ सिद्धांतकार भी आपको चाहिए। तो जैसे जयपाल सिंह है, अब जयपाल सिंह के बारे में ना के बराबर अध्ययन हुआ है। जयपाल सिंह जो ऑक्सफोर्ड में पढ़े और आदिवासी महासभा का गठन किया, भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तो एक आदिवासी दम नाम से उनके विचारों का, उनके लेखों का संकलन एक प्रकाशित हुआ है हिंदी में, आदिवासियत नाम से वो प्रकाशित है, प्यारा क्रिकेटर फाउंडेशन से। तो अब ये आदिवासियत है इसमें, लेकिन उनके सिर्फ उन लेखों का संकलन, उन भाषणों का संकलन जो संविधान सभा में उन्होंने दिए आदिवासियत को परिभाषित करते हुए। अब वो जब ऑक्सफोर्ड में थे तब भी कई अखबारों में कॉलम लिखते थे, और जब भारत आ गए 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे, तो उस दौरान भी उन्होंने एक सांसद रहते हुए जो स्पीचेस दिए, वो स्पीचेस भी जो भाषण है वो भी संकलित किए जाने बाकी हैं। उनके जो अखबारों में, पत्रिकाओं में कॉलम है वो भी संकलित किए जाने बाकी हैं। और इन सब के आधार पर, या इसी तरह से हेराल्ड स्टोपनो या रामदयाल मुंडा, इनके लेखों, भाषणों के आधार पर जो वैचारिकी का निर्माण होता है, या वंदना टेटे, इन सब, यानी आदिवासी साहित्य की वैचारिकी क्या है अपने आप में ये ही, और इस वैचारिकी में किसी एक सिद्धांतकार का, एक चिंतक का क्या योगदान है, ये भी अपने आप में अध्ययन का एक काफ़ी विस्तृत विषय है, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है।
आदिवासी साहित्य के विकास में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का क्या योगदान है, इस दिशा में भी अभी काम किए जाने बाकी है। क्योंकि जो आदिवासी साहित्य की बात शुरू हुई है वो मुख्य तौर पर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। युद्धरत्न आम आदमी ने 2002 में ही विशेषांक निकाला, साहित्य अकादमी ने एक आयोजन किया, फिर कई सारी हिंदी की पत्रिकाओं ने विशेषांक, समकालीन जनमत ने निकाला, बाद में कथाक्रम ने निकाला, और सभी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं विशेषांक निकाल चुकी हैं। अखड़ा एक उसी पे केंद्रित पत्रिका है, आदिवासी दुनिया है, और या इस तरह के पत्र पत्रिकाओं का आदिवासी साहित्य और विमर्श के निर्माण में क्या योगदान है, इस दिशा में भी काम किए जा सकते हैं और कई शोधार्थी इस दिशा में काम कर भी रहे हैं। आदिवासी भाषाएं, आखिर में आदिवासी भाषाओं की बात करूं, आदिवासी भाषाएं भी अध्ययन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैंने शुरू में कहा आपको कि प्रोफेसर अन्विता आब्बी ने एक काम किया अंडमानी भाषाओं पे, और उनका काम इतना महत्वपूर्ण है कि उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लेकिन उन्होंने अपने काम के माध्यम से अंडमानी भाषा परिवार नाम से, जो अब तक जिन भाषा परिवारों को हम जानते हैं उससे एक नए भाषा परिवार की कल्पना की। मतलब उन्होंने अध्ययन करते हुए पाया कि शब्दावली के आधार पर, ध्वनियों के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, तीनों स्तरों पर ही ये अंडमान निकोबार की भाषाएं, अंडमान की भाषाएं, निकोबारी भाषा हालांकि दूसरे परिवार में है, अंडमान की भाषाएं भारत के शेष भाषा परिवारों से भिन्न है और नए भाषा परिवार का उन्होंने भाषा वैज्ञानिकों के सामने दावा किया, जिसको स्वीकृति मिली। तो भाषाओं का क्षेत्र बहुत बड़ा है और इस दिशा में जो जीएन देवी, उनके नेतृत्व में जो भाषा नाम का संस्थान है वो कुछ काम कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी बहुत काम किए जाने की जरूरत है। भारत का लोक भाषा सर्वेक्षण, इस नाम से एक सीरीज आप देख रहे होंगे कि निकल रही है उनकी, कि ये राजस्थान की भाषाएं, उत्तर प्रदेश की भाषाएं, गुजरात की भाषाएं, झारखंड की भाषाएं। तो पहली बार इनमें आदिवासी भाषाओं के बारे में थोड़ा विस्तार से चीज़ों को संकलित किया गया है, इकट्ठा किया गया है। लेकिन इससे स्वतंत्र रूप से भी बहुत सारे जो शोधार्थी हैं वो अध्ययन कर सकते हैं भाषाओं को लेकर के। और आप जानते हैं कि भाषा का क्षेत्र हमसे जुड़ा हुआ है। इस वक्त देश की 197 भाषाएं खतरे में, यूनेस्को के इंटरएक्टिव एटलस के अनुसार। आप भाषा संबंधी 2-3 डेटा है, उनका आप अध्ययन करें तो आप पाएंगे अपने आप आपकी आदिवासी भाषाओं में दिलचस्पी पैदा होगी। एक यूनेस्को का इंटरएक्टिव एटलस है जो दुनिया की खतरे वाली भाषाओं का अध्ययन करता है, और वो एटलस आपको बताता है कि दुनिया की कौन सी भाषाएं खतरे में हैं। तो उसके अनुसार भारत की 197 भाषाएं खतरे में, उसके अलग अलग आधार हैं, किन आधारों पर भाषा विज्ञानी निर्धारित करते हैं। भाषा संस्थान जो गुजरात में, उसने एक अध्ययन प्रकाशित किया कि पिछले 5 दशक में भारत की 250 भाषाएं मर गई। तो ये करीब जो 400 से अधिक भाषाएं, जो 250 भाषाएं मर गई और जो 197 भाषाएं खतरे में, ये लगभग सब की सब भाषाएं आदिवासियों से संबंधित है। तो अब इन भाषाओं की सामग्री को संरक्षित करना, उस सामग्री को बचाना, प्रिजर्व करना, एक रिसर्चर की जिम्मेदारी है। जिन शोधार्थियों की दिलचस्पी भाषा में, वो इन भाषाओं से संबंधित अध्ययन कर सकते हैं। कोई भाषा खतरे में कैसे आती है, आखिर यूनेस्को कौन से पैरामीटर्स पर अध्ययन करता है, कोई भाषा मरती क्यों है, और भूमंडलीकरण का भाषा के ऊपर क्या असर है। तो इसमें आपको ग्रियर्सन का जो भाषा सर्वेक्षण है, भारत का भाषा सर्वेक्षण जो पहला और एक मुकम्मल बड़ा काम है, फिर ये भारत का लोक भाषा सर्वेक्षण है, ये आधार सामग्री की तरह काम करेगा। इसके अलावा जो सेंसस ऑफ इंडिया के डेटा है, आप हर 10 साल में जो सेंसस का डेटा आता है उसके साथ साथ में लिंग्विस्टिक डेटा भी आता है, कौन सी भाषा कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, उसके आंकड़े आते हैं। तो इस सामग्री के आधार पर, या स्वतंत्र रूप से बहुत सारे शोधार्थी हैं जो किसी भाषा विशेष पे काम करते हैं, उस पूरी सामग्री के आधार पर आप भाषाओं पे काम कर सकते हैं। जैसे आप ये जानना चाहते हैं कि भाई कोई भाषा है, गोंडी भाषा है, उस पर भूमंडलीकरण का क्या असर हुआ, राष्ट्रवाद का क्या असर हुआ। दो, भूमंडलीकरण और राष्ट्रवाद, दो ऐसी अवधारणाएं हैं जो भाषाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जैसे राष्ट्रवाद की वजह से हम हिंदी को, जिसको हम हिंदी बेल्ट कहते हैं, इसमें कई आदिवासी भाषाएं हैं। हिंदी बेल्ट में गोंडी भी है, भीली भी है, कुड़ुक भी है, मुंडारी भी है। अब हम ये अलग अलग भाषा परिवारों की भाषाएं, और हम ये मानते हैं कि सब आपस में जुड़ी हुई, इसलिए हिंदी में शिक्षा दी जानी चाहिए, और हिंदी में शिक्षा देने या प्रशासन चलाने की वजह से वो भाषाएं खतरे में चली जाती हैं। जब भाषाएं खतरे में हैं तो उसके और क्या क्या कारण हैं,
कैसे भाषाएं लोग अपनी मातृभाषाओं को छोड़ करके दूसरी भाषाओं को अपनाते हैं, और इसी तरह से भूमंडलीकरण की वजह से जो अंग्रेजी सब भाषाओं के ऊपर लगातार अपना आधिपत्य, अपना साम्राज्य का विस्तार करती जा रही है, तो वो कैसे काम करती, भूमंडलीकरण की अवधारणा कैसे काम करती है, ये भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो आदिवासी भाषाओं का क्षेत्र, आदिवासी साहित्य का क्षेत्र मुख्य तौर पर, वो बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। उसमें काम की अलग अनंत संभावनाएं हैं। आप अगर जैसे ज़्यादातर शोधार्थी आप चाहें तो आपकी रुचि है कि आप सिंपल किसी के उपन्यासों को चुन करके, कहानियों को, कविताओं को चुन करके उसमें विस्थापन की समस्या, आदिवासी स्त्रियों की समस्या, आदिवासी संस्कृति के सवाल, आदिवासी समाज की चुनौतियाँ, आदिवासियों के आर्थिक प्रश्न, आदिवासियों की राजनीतिक संकट, ये इस तरह के विषयों पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीरियस काम करना चाहते हैं आदिवासी साहित्य के क्षेत्र में, और ये काम शायद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब ज्ञान के क्षेत्र में, तो हमको, हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार करें अपने रिसर्च के माध्यम से, उसमें कुछ नया जोड़ें। और नया जोड़ने की दिशा में इतनी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, मौखिक परंपरा के तौर पर, आदिवासी भाषाओं में लिखित परंपरा के तौर पर, गैर आदिवासी भाषाओं में लिखित परंपरा के तौर पर इतनी सामग्री उपलब्ध है। उस सामग्री का अध्ययन करें और जिस तरह से इस लोकतंत्र को अपने असली अर्थों में सामने लाने के लिए, इसको सफल बनाने के लिए इसका समावेशी होना जरूरी है, उसी तरह से साहित्य की दुनिया, शोध की दुनिया को भी समावेशी और व्यापक बनाने के लिए आदिवासी साहित्य नामक एक व्यापक क्षेत्र है जो खुला हुआ है। जो शोधार्थी इस विषय में शोध करना चाहते हैं उनके लिए अनंत संभावनाएं हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं। आप सबने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं चाह रहा था कि इसमें सवाल आए, उनको एड्रेस करूं, लेकिन मुझे कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं। सिर्फ शुरू के 2 कमेंट देखें, उसके बाद कोई कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। तो आप इसमें बाद में भी कमेंट करेंगे तो मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आपकी जो जिज्ञासाएं हैं या व्यक्तिगत तौर पर भी उपलब्ध रहूंगा। आपने सुना और भारतीय भाषा केंद्र ने मुझे अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये संवाद जारी रहेगा और आपके लिए सार्थक होगा। इसी उम्मीद के साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।